गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर फिजियोलॉजी के अंदर अपना अगला जो टॉपिक है वो है स्टोमेटल मूवमेंट। क्या पढ़ेंगे आज अपन? स्टोमेटल मूवमेंट यानी कि रंध्रीय गति। क्या पढ़ने वाले हैं हम? रंध्रीय गति। रंध्रीय गति होती क्या है? रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टोमेटल मूवमेंट कहते हैं। कि रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका स्टोमेटल मूवमेंट कहलाता है। अब खुलते कैसे हैं और बंद कैसे होते हैं, इसके लिए हमें अध्ययन किसका करना है? पहले स्टोमेटा की जानकारी होनी चाहिए। स्टोमेटा हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं एक बार और बताता हूं आपको। आज स्टोमेटा की संरचना जब हमने देखी थी, आपको इस प्रकार से हमने क्या की थी, उसकी संरचना बताई थी। इसकी संरचना को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संरचना के आधार पर ही सब कुछ क्या है टिका हुआ है। मैं रफली बना रहा हूं। ये तो कोशिका कहलाई थी आपकी क्या? गार्ड सेल बनाई थी अपन ने। और ये जो बाहर कोशिकाएं थी इनको क्या कहा था? एपिडर्मल सेल होती हैं आपकी। अब पहले हम बात करते हैं गार्ड कोशिकाएं जो होती हैं। ये गार्ड कोशिकाओं की आंतरिक परत जो है वो हम कैसी होती है? इनकी थिक होती है। कैसी है? थिक है, यानी कि मोटी है। और जबकि बाह्य परत है वो कैसी है? थिन है, यानी कि पतली होती है। इन बातों की जानकारी अपन को होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि रंध्र खुलते कैसे हैं और बंद कैसे होते हैं। देखिए, रंध्र खुलते और बंद होने की जो प्रक्रिया है वो निर्भर करती है किसके ऊपर? गार्ड कोशिकाओं के ऊपर। तो जो मेन कार्य है रंध्रों का खुलने बंद होने का, वो कौन कर रहा है? गार्ड कोशिकाएं करती हैं। और गार्ड कोशिकाएं खोलती कैसे हैं? ये खोलती हैं जब गार्ड कोशिकाएं आपकी क्या होती हैं? टर्जिट हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? टर्जिट जब हो जाती हैं, टर्जिट का मतलब होता है स्फीत, है ना? स्फीत का मतलब फूलने से होता है। जब ये गार्ड कोशिकाएं आपकी क्या हो जाएंगी? फूल जाएंगी। और फूलेंगी कब? जब इनके अंदर जल की मात्रा आ जाती है तो ये फूलेगी। फूलने पर क्या होगा? देखो, फूलेगी तो इसकी पतली सतह ही है तो स्वाभाविक है जल इसके अंदर आएगा। दबाव किधर लगेगा? बाहर की ओर लगेगा या नहीं लगेगा? किधर लगा? बाहर की ओर दबाव लगा, क्योंकि पतली परत है। जब बाहर की ओर ये दबाव लगेगा तो क्या होगा? ये इधर की ओर जाएंगी। तो ये क्या है? आपकी जो मोटी परत है आंतरिक, इसके ऊपर भी क्या होता है? कुछ दबाव लगेगा, जिसके कारण ये क्या है? अवतल हो जाती है। ये सतह कैसी हो जाएगी? अवतल हो जाएगी। अवतल होने के कारण ये रंध्र क्या हो जाते हैं? आपके खुल जाते हैं। आई बात समझ में? जैसे ये क्या होंगे? टर्जिट होंगे। टर्जिट होने का मतलब क्या होता है? फूलने से। फूलेंगी कब? जब इनके अंदर पानी भर जाएगा। जब इनके अंदर पानी भरेगा तो स्वाभाविक है दाब लगेगा। वो क्या होगा? बाहर की ओर लगेगा। पतली परत है तो ये आसानी से बाहर की ओर क्या होंगी? ये प्रेशर डालेंगी। जब बाहर की ओर जाएंगी तो आंतरिक परत भी क्या होगी? इस साइड के अंदर, इसमें भी ये अवतल रूप में क्या होगा? ये इसका आकार हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाती हैं? ये पार्ट आपका स्टोमा है वो थोड़ा खुल जाएगा। और खुलेगा तो आप जानते हो क्या होगा? इसमें से जो जल है वो क्या होगा? बाहर आपका निकल जाता है। तो इस प्रकार से रंध्र क्या होते हैं? खुलते हैं। तो रंध्र खुलने के बारे में तो पता पड़ा। दूसरा क्या है? रंध्र किस प्रकार से बंद होते हैं? बंद होने में भी क्या, वहां भी कौन काम में आएगा? गार्ड कोशिकाएं काम में आएंगी। तो गार्ड कोशिकाओं के अंदर जब क्या होता है? ये फ्लैसिड हो जाती हैं। कैसी हो जाएंगी? अब फ्लैसिड जब हो जाती हैं। फ्लैसिड का मतलब होता है शिथिल। कैसी हो गई? ये शिथिल हो गई। शिथिल का मतलब है सिकुड़ना।
जब ये गाढ़ कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, ये भी अंदर की ओर क्या होगा, इनके अंदर दाब लगेगा तो ये दोनों जो सेल्स है गाढ़ कोशिकाएं बिल्कुल एक दूसरे के समीपस्थ आ जाती हैं, जिससे जो स्टोमा था, रंध्र बीच वाला पार्ट है, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल क्लोज हो जाता है। जब बंद हो जाएगा रंध्र तो इसमें से जल की हानि क्या हो ही नहीं पाएगी, तो ये कहलाएगा बंद प्रकार का। तो रंध्र कैसे खोले, कैसे बंद हुए, वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका, वो कर रहा है आपका रंध्र के ऊपर। रंध्र जब फ्लैसिड होंगे तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। रंध्र जब ट्रांजिट अवस्था में होंगे तो रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो ये मेन बात है जो आपको क्या करनी है, यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। आई बात समझ में? तो ये है। अब है विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के पौधों में रंध्रीय गतियां अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो कुछ रंध्रीय गतियों के बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि कौन कौन सी वो रंध्रीय गतियां हैं। तो पहले है फोटो एक्टिव। पहला मैं समझा कि रंध्र कैसे खुले और कैसे बंद हुए। अब है फोटो एक्टिव मूवमेंट। फोटो एक्टिव मूवमेंट, फोटो एक्टिव मूवमेंट के अंदर देखिए क्या होता है। फोटो एक्टिव मूवमेंट से नाम ही पड़ रहा है, फोटो का मतलब होता है आपका प्रकाश। क्या है ये, प्रकाश सक्रिय, प्रकाश सक्रिय मूवमेंट है। तो प्रकाश सक्रिय में क्या, यानी कि यहां पर रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्रकाश, यानी कि सनलाइट क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है। तो यहां पर जो मेन बात है याद रखने की वो क्या हो गया। अब कैसे होता है, अब देखो आप, हमने बताया आपको जो गाढ़ कोशिका है आपकी, ये कौन सी है आपकी, जो गाढ़ कोशिका, इस गाढ़ कोशिका के अंदर क्या होता है, हरित लवक होता है ना। ये क्या हो गया, हरित लवक है, और केंद्रक तो होता ही है, खैर इनमें तो केंद्रक ही बना दो। अब ये जो आपका हरित लवक है, ये प्रकाश के ऊपर जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी इनके अंदर, फोटो सिंथेसिस की क्रिया होती है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा इनके अंदर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज आपका क्या हो जाता है, यहां पर बनता है। जब ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन जब हो जाएगा यहां पर, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने के कारण इन कोशिकाओं के अंदर ओपी के मान में वृद्धि हो जाती है। क्या बढ़ जाएगा, ओपी के मान में वृद्धि हो जाएगी, प्राशनीय दाब, और साथ ही डीपीडी के मान में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आया बात समझ में? एक तो ये कारण है। दूसरा क्या होता है, अपन ऐसे भी ले सकते हैं जिसके अंदर पहले से क्या है, जैसे कि दिन के अंदर स्टार्च होता है प्रकाश, तो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तो प्रकाश से क्या हुआ, आपका फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का संश्लेषण हो गया, तो इसमें ग्लूकोज संश्लेषण में ग्लूकोज की मात्रा यहाँ बढ़ गई। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के कारण ओपी और डीपीडी के मान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जब ओपी डीपीडी के मान में वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा, जल जो है आपका अब क्या होगा, इस दर होगा। तो यहाँ पर एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया होगी। अब कौन सी क्रिया हो जाती है, एंडो ऑस्मोसिस, अंतःपरासरण की क्रिया होती है। अंतःपरासरण के कारण जो जल है इन गाढ़ कोशिकाओं के अंदर भरने लगता है, और जब गाढ़ कोशिकाओं के अंदर जल भरेगा तो ये कोशिकाएं फूलेंगी। फूलने का मतलब ये क्या होंगी, टर्चिट हो जाएंगी। जब टर्चिट हो जाएंगी तो स्वाभाविक हमने बताया था, जो आंतरिक जो लेयर है ये तो आपकी थिक होती है, ये तो कैसी बताई थी आपने, थिक बताई थी आपकी, और ये जो बाहर वाली लेयर है ये थिन होती है। तो बाहर की ओर जब दबाव लगेगा, दबाव लगने के कारण ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, दोनों साइड से फैलेगा, तो रंध्र क्या हो जाते हैं आपके, खुल जाते हैं।
तो प्रकाश के कारण। अब जैसे ही क्या होगी, रात्रि हुई, ये क्रिया तो प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि दिन में हो गई। रात्रि के समय क्या होगा, प्रकाश मिलेगा नहीं प्लांटों को। जब प्रकाश मिलेगा नहीं तो गाढ़ कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो नहीं पाएगी। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी नहीं तो यहाँ का डीपीडी और ओपी के मान में भी क्या होती है, बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होगा, जो कोशिकाएं वो फ्लैसिड अवस्था के अंतर्गत आ जाती हैं और आपके जो रंध्र हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये है आपका क्या, फोटो एक्टिव मूवमेंट के बारे में बात हुआ। अब अगला टॉपिक अपन लेते हैं हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट। अगला कौन सा है अपना, हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट, जल सक्रिय। यानी कि यहां पर जो रंध्र खुलने और बंद होने की क्रिया का जो कंट्रोल करने वाला है वो कौन करेगा, जल करेगा। कौन करेगा, जल करेगा। इस जल करेगा तो इसी के कारण हमने इसको क्या कह दिया, हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट इसको कहा गया है। कैसे करता है वो हम आपको क्या करते हैं अभी बताते हैं। क्या होता है, जो गाढ़ कोशिकाएं आपकी हैं, ये गाढ़ कोशिकाएं अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी, फिर बना देता हूं आपको। ये बार बार बनाना पड़ता है अपन को। और इन गाढ़ कोशिकाओं के बाहर हमने क्या बताया, बनाया था, एपिडर्मल सेल्स बनाई थी, आपको याद होगा। एपिडर्मल सेल्स होती हैं। अब देखो, ये गाढ़ कोशिकाएं जो हैं आपकी, गाढ़ जो सेल्स हैं ये क्या होती हैं, आकार में छोटी होती हैं। आकार में क्या होती हैं, छोटी होती हैं। वनस्पति किसके, एपिडर्मल सेल्स के। एपिडर्मल सेल्स ये तो कैसी हैं, लार्ज हैं, और ये क्या होती हैं आपकी, छोटी होती हैं आकार के अंदर। आई बात समझ में। दूसरा चीज इसके अंदर ध्यान में रखने की बात है, हम हाइड्रो एक्टिव बता रहे हैं तो ये आकार में छोटी हैं, तो क्या है, एक कम जल की उपस्थिति के अंदर ही इनके अंदर क्या होता है, जल के प्रति क्रिया होने शुरू हो जाती है। यानी कि ये इनकी तुलना में जल्दी ही क्या होती है, टर्जिट होने की क्षमता इनके अंदर होती है। यानी कि जब इन कोशिकाओं के अंदर जल की कमी होती है उस समय ये गाढ़ कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं। तो जब एपिडर्मल सेल्स के अंदर जल क्या होगा, कम होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये गाढ़ कोशिकाएं आपकी जो स्टोमेटा हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर ओपन होते हैं, और अधिक जल की उपस्थिति में ये स्टोमेटा क्या होंगे, आपके बंद रहते हैं। तो ये किसके बारे में बताया मैंने, एपिडर्मल सेल्स के आधार पे आपको ये बताया है। तो ये कहलाता है आपका हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट। अगला लेते हैं अपन इसके अंदर स्कोटो एक्टिव मूवमेंट। स्कोटो एक्टिव मूवमेंट, तमो रंध्री गति। तमोरंध्री गतियां क्या होती हैं, देखो सबसे पहले होती किसके अंदर, ये देखो सेकुलेंट, किसमें होती हैं ये, सेक्यूलेंट जो प्लांट होते हैं आपके, मेस्यू प्लांट जिन्हें अपन कहते हैं, है ना, जैसे आपके रेगिस्तान के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं, है ना, वो सेक्यूलेंट प्लांट के श्रेणी के अंदर आते हैं। मेस्यू जिनमें गुद्देदार पत्तियां क्या आदि पाई जाती हैं, उनके अंदर ऐसी देखा जाता है। इन पादपों के अंदर विशेष प्रकार की क्रियाविधि होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, नॉर्मली तमोरंध्री जो गति है ऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म से नियंत्रित होती है। किससे होती है, ऑर्गेनिक मेटाबॉलिक
एक्टिविटीज के द्वारा क्या होती है, ये कंट्रोल आपकी होती है। अब ऑर्गेनिक मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं वो किस प्रकार से होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो मैलिक एसिड होता है, तो मैलिक एसिड जो है आपका, ये मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन के कारण ही क्या होते हैं, रंध्र बंद होते हैं। क्या है आपका, मैलिक जो एसिड है इसके डीकार्बोक्सिलेशन के कारण, कार्बोक्सिलेशन, इसकी वजह से ही रंध्र क्या होते हैं, इसके अंदर बंद होते हैं। इस क्रिया को हम आगे पूरा का पूरा है वहां पर किस प्रकार से मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन आदि होता है, पूरा का पूरा आपको हम समझाएंगे भी। यहाँ केवल छोटा सा ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण क्या होता है, रंध्र खुलते और बंद आपके होते हैं। तो रंध्र खुलते और बंद होने में नॉर्मली किसका होता है, यहाँ पर देखा हमने क्या बताया, डीकार्बोक्सिलेशन के कारण यह क्रिया आपकी कंट्रोल हो रही है। यानी कि दिन के समय CO2 की अगर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो रंध्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। रात्रि में CO2 की वृद्धि हो जाती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, आपके खुल जाते हैं। बिल्कुल उल्टा मूवमेंट है। अभी तक हम देख रहे थे दिन के अंदर रंध्र क्या होते हैं, खुले होते हैं, रात्रि को बंद होते हैं, लेकिन यहाँ सेक्युलेंट प्लांट के अंदर कंडीशन दूसरी होती है। यहाँ दिन में रंध्र बंद, रात्रि के अंदर रंध्र खुले होते हैं। तो ये इनके अंतर्गत होता है। तो ये कुछ अपने क्या थी, गतियां थी। अब देखो आगे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे आपके स्टोमेटल मूवमेंट्स के। ये तो स्टोमेटल मूवमेंट पढ़ा अपन किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है आपके जो अपन को टॉपिक पढ़ना है वो है क्या, मैकेनिज्म। क्या पढ़ने इसके, अब मैकेनिज्म पढ़ने अपन को। मैकेनिज्म, अनेकों वैज्ञानिक आए हैं समय समय पर, अपने अपने मैकेनिज्म इन्होंने बताए हैं और उन आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि रंध्र किस प्रकार से खुलते और किस प्रकार से बंद होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो नाम है, जो हाइपोथेसिस अपन जो पढ़ने वाले हैं, वो हाइपोथेसिस आपकी कहलाती है कौन सी भाई, सारे 3 वैज्ञानिकों ने दी थी आपकी, लॉयड, सायरे, यंग एंड तुंग। सायरे, लॉयड, यंग एंड तुंग नामक वैज्ञानिक ने यह क्या दिया था, पहली मैकेनिज्म को समझाया था, स्टोमेटल खुलते किस प्रकार से ये बंद होते हैं। 3 वैज्ञानिकों का इसके अंदर क्या था, योगदान था। इससे अपन क्या है, वैसे स्टार्च ग्लूकोज हाइपोथेसिस आगे बताएंगे, उसमें उसी संबंधित यही भी। अब ये क्या होती है, किस प्रकार से होता है, वो अपन को क्या करना है इसके अंतर्गत बता रहा है। वैसे इसको अपन स्टार्च ग्लूकोज हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि वही चीज अपन देखेंगे। तो तीनों वैज्ञानिकों के अलग अलग रोल थे। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको लॉयड ने क्या कहा था। एक तो लॉयड था, ये क्या कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो रंध्र आपके जो होते हैं ये खुलते कैसे हैं, ये ओपन और क्लोज्ड किस प्रकार से होते हैं, इसका बेस क्या था। इनके आधार पर इनका जो बेस था इनके खुलने का, वो क्या बताया इन्होंने कि ये खुलते और किसकी वजह से होते हैं, ग्लूकोज की और स्टार्च की मात्रा के आधार पर ये क्या होते हैं, खुलते हैं। इनका तो बेस क्या था, केवल ग्लूकोज एंड स्टार्च, इसकी